इलायची पर्वत, राजमहल पर्वत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इलायची पर्वत के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित होता है। नीच तथा शिष्ट चट्टान का बना है। दोस्तों राजमहल पर्वत जो है उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तारित है तथा छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। दोस्तों पश्चिमी घाट जो है दोस्तों उसके बारे में जान लेते हैं। कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर और औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर होता है। तापी घाटी के पश्चिमी मैदानी भाग से होकर महाद्वीपीय दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक विस्तारित होता है। तापी के दक्षिण से नीलगिरी तक का भाग सह्याद्री भी कहलाता है। इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है तथा यहाँ सदाबहार वन है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में से नीलगिरी पर्वत में मिलती है। यह प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। पूर्वी घाट उत्तरी उड़ीसा से भारत के पूर्वी घाट से होकर नीलगिरी पर्वत तक विस्तारित है। महानदी तथा गोदावरी के बीच यह विस्तृत है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर है। दोस्तों नल्ला माली जो है पर्वत कृष्णा तथा पेनारू नदियों के बीच अवस्थित होता है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार यानी पठारी पठार के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में और हम जानने वाले हैं। दोस्तों बुंदेलखंड, भांडेर, बघेलखंड का मालवा पठार ये उच्च भूमि नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में अवस्थित है। बुंदेलखंड पठार केंद्रीय उच्च भूमि का एक भाग है तथा ग्रेनाइट और नीस का बना होता है। दोस्तों मालवा पठार विच्छेदित लावा पठार का एक उदाहरण है जो काली मिट्टी से ढका हुआ होता है। मेघालय पठार यह गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों से बना है। मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। गारो राजमहल दर्रा से इसे प्रायद्वीप पठार के रूप खंड से अलग करता है। छोटा नागपुर पठार के बारे में जैसे जान लेते हैं चलिए, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों उच्चतम चोटी हजारीबाग पठार में पारसनाथ 1365 मीटर, झारखंड के भाग में समीपवर्ती मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल समाहित है। इसमें दक्षिण में रांची का पठार तथा उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ सम्मिलित है। दोस्तों छोटा नागपुर की मुख्य विशेषताएं में से एक पाट भूमि है। खनिज संसाधनों में प्रचुरता है जिसके कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। दोस्तों छोटा नागपुर पठार 5 पठारों तथा पाट पठार, यथा पठार, रांची पठार, हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार तथा वाय पठार में बंटा हुआ है। दोस्तों दक्कन का पठार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों प्रायद्वीप में सतपुड़ा श्रृंखला के दक्षिणी भाग को दक्कन का पठार कहा जाता है। दक्कन के पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग बेसाल्ट से निर्मित लावा का क्षेत्र होता है।
इसमें 16% उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र का पठार, नागपुर के पूर्वी भाग को छोड़कर तथा मध्य एशिया का समीपवर्ती भाग, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। दोस्तों, तेलंगाना का जो पठार है उसके बारे में जान लेते हैं। दक्कन के पठार का एक भाग जो आंध्र प्रदेश में आंतरिक क्षेत्रों को सम्मिलित करता है। कृष्णा नदी के उत्तर में तेलंगाना का पठार है। कृष्णा नदी का दक्षिण भाग रायल सीमा के पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। दोस्तों, कर्नाटक का पठार है उसके बारे में जान लेते हैं। दक्कन लावा क्षेत्र के दक्षिण में अवस्थित है। कर्नाटक के पठार में के मालनाथ तथा मैदान को भू आकृतिक क्षेत्र है। मालनाथ पश्चिमी घाट के निकट लगभग 6400 किलोमीटर चौड़ी पहाड़ी तथा विच्छेदित पठार भाग है। मैदान मालनाथ के पूर्वी भाग में अवस्थित है। तटीय मैदान। दोस्तों, पश्चिमी भाग के बारे में जान लेते हैं। कच्छ से कन्याकुमारी तक 10 से 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। वही दोस्तों, काठियावाड़ तट जो है कच्छ से दक्षिण में दमन तक विस्तारित है। दोस्तों, कोंकण तट जो है उत्तर में दमन तथा दक्षिण में गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान ऊर्ध्वाधर गति के परिणाम स्वरूप जलमग्न तट का उदाहरण है तथा यह परिणामतः दंतुरित कंटा छटा है। तटीय निम्न भूमि आसमान है। इसमें नदी, घाटियों, सांकड़ी खाड़ियाँ तथा पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित है। दोस्तों, मालाबार तट जो है उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत तट है। दक्षिण तटीय क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून मौसम के दौरान अधिकतर वर्षा होती है। उत्तर से गंगा के डेल्टाई मैदान से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1100 किलोमीटर के क्षेत्र में औसत 120 किलोमीटर चौड़ाई के साथ फैला हुआ है। दोस्तों, पूर्वी उत्कल तट जो है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गंगा के डेल्टाई मैदान से लेकर महानदी के डेल्टा तक लगभग 400 किलोमीटर तक फैला है। आंध्र तटीय मैदान उत्कल के मैदान के अधिक सीमा से पुलकित झील आंध्र प्रदेश तक विस्तारित है। इसमें कृष्णा और गोदावरी नदियों का बहुत बड़ा डेल्टा है। जलोढ़ मृदा का निक्षेप पाया जाता है क्योंकि इसमें दोस्तों तमिलनाडु मैदान चेन्नई के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण से कन्याकुमारी तक लगभग 675 किलोमीटर तक विस्तारित है। इसमें कावेरी का डेल्टाई मैदान है तथा इसमें दक्षिण भारत का गौरव कहा जाता है, जिससे दक्षिण भारत का गौरव जो दोस्तों है कहा जाता है। दोस्तों, अपवाह तंत्र जो है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय अपवाह तंत्र को समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूहों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों बंगाल की खाड़ी और दूसरा है दोस्तों अरब सागर। सबसे पहले जान लेते हैं बंगाल की खाड़ी के बारे में। कुल प्रवाह क्षेत्र का 77% भाग जो है जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि शामिल हैं, जो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है तथा डेल्टा का निर्माण करती है। और दूसरा है अरब सागर। कुल अपवाह क्षेत्र का 23% क्षेत्र जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदियाँ शामिल है, जिसका जल अरब सागर में गिराती है तथा एस्चुअरी बनाती है। हिमालय अपवाह तंत्र 3 भागों में विभाजित किया गया है। सिंधु तथा गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं
ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र का अफवाह तंत्र। दोस्तों, नदी उद्गम, कुल लंबाई, अफवाह तंत्र और संपूर्ण सहायक के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर की ओर से सुबनगिरी निचले भागों में लोहित नाम से जानी जाती है। उद्गम हुआ है तिब्बत में। कुल लंबाई जो है 442 किलोमीटर है और अफवाह तंत्र है 32,640 वर्ग किलोमीटर। महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कमला। आगे दोस्तों, मनास उद्गम है भूटान में 376 मीटर कुल लंबाई है। अफवाह तंत्र है